जी, तो हम बात कर रहे थे सेंट्रल डिफरेंस ऑपरेटर्स की। ये जो इंटरपोलेशन फार्मूला सेंट्रल डिफरेंस में, इसमें कुछ चीजें, कुछ बातें याद रखने वाली हैं कि गासिस फार्मूला, गासिस फॉरवर्ड इंटरपोलेशन फार्मूला बेस्ट रिजल्ट्स कब देता है, या बैकवर्ड इंटरपोलेशन फार्मूला में बेस्ट रिजल्ट्स कब देता है। तो ये जो जो गासिस बैकवर्ड है वो -1 से 0 के दरमियान में वैल्यूज बेस्ट देता है, और जो फॉरवर्ड है वो 0 से 1 के दरमियान में वैल्यूज बेस्ट देता है। ठीक है, ये फॉरवर्ड के लिए 0 से 1 और -1 से 0 बैकवर्ड के लिए। ठीक है, उसके बाद बेजल्स फार्मूला हमें बेस्ट रिजल्ट्स कब देता है, जब हमारे पास u की वैल्यूज 1/4 से 3/4 के दरमियान में होगी। याद रहे कि u कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो u कैलकुलेट करने का फार्मूला है कि x माइनस एक्स नॉट ओवर एच। ठीक है, एक्स नॉट वो वैल्यू है जिसका मतलब इनिशियल वैल्यू से है। मतलब अगर आप सेंट्रल डिफरेंस में है ना, तो एक्स नॉट वो वैल्यू होगी जो सेंट्रल लाइन पे होगी, और एक्स वो वैल्यू है जिस वैल्यू पे आप फंक्शन की वैल्यू फाइंड करना चाह रहे होते हैं, और एज उनमें एक्स की वैल्यूज में डिफरेंस है। ठीक है, स्टिरलिंग्स फार्मूला आ जाता है। स्टिरलिंग्स फार्मूला में बेस्ट रिजल्ट्स कब देता है, जब हमारे पास यू की वैल्यूज -0.25 से 0.25 के दरमियान में होंगी। ठीक है, और लप्लास एवरेट फार्मूला, इसको आप देख लीजिएगा। ठीक है, उसके बाद ये इनवर्स इंटरपोलेशन करने की जरूरत नहीं है। न्यूमेरिकल डिफरेंशिएशन, इसको भी पढ़ने की जरूरत नहीं है। जो इम्पोर्टेंट चीज है वो है जी न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन। ये इम्पोर्टेंट है, न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन इम्पोर्टेंट चैप्टर है। इसके बारे में मैं आपको कुछ बातें बता दूं कि इसमें कोई 2-3 मल्टीपल चॉइसेस बनते हैं। जैसे ट्रेपेजॉइडल रूल है, ये गासिस गास लेजेंडर जनरल क्वाड्रेचर फार्मूला में, जैसे ये मैं आपको बताता हूँ, यहाँ से शुरू होता है यहाँ से, इस जगह से ये यहाँ से स्टार्ट होता है और ये फार्मूला चलता जाता है। ठीक है, इस फार्मूला में ऐसा क्या पुट करें कि ये ट्रेपेजॉइडल रूल बन जाए, या फिर ये सिम्पसन्स 1/3 रूल बन जाए, या फिर ये सिम्पसन्स 3/8 रूल बन जाए, या फिर ये वेडल्स रूल बन जाए। तो ऐसा हम इस इक्वेशन 3 में एन की जगह पे क्या पुट करें कि ये फार्मूला चेंज होता जाए। ठीक है, तो ये मल्टीपल चॉइस के तौर पे आपने याद रखना है कि अगर एन को 1 पुट करेंगे जनरल क्वाड्रेचर फार्मूला में, तो ये ट्रेपेजॉइडल रूल बन जाएगा। ठीक है, ये आपने याद रखना है। n is equal to 1 in general quadrature formula, then general quadrature formula becomes trapezoidal rule। और ट्रेपेजॉइडल रूल का जो एरर है, उसका फार्मूला आपने याद रखना है। एच क्यूब का मतलब है कि ये एक सेकेंड, हाँ जी, ये डबल डेरिवेटिव है ना यहाँ पे, तो ये सेकंड ऑर्डर एरर है इसका, ट्रेपेजॉइडल रूल का सेकंड ऑर्डर एरर। उसके बाद एन एन को अगर 2 पुट करेंगे, तो ये आपके पास सिम्पसन्स 1/3 रूल बन जाएगा।
फार्मूला याद करने की जरूरत नहीं है, जस्ट आपने याद ये रखना है कि क्या पुट करें कि वो बन जाए 1/3। और जो सिम्पसन्स 1/3 रूल है, इसमें ये फोर्थ डेरिवेटिव है, ये फोर्थ ऑर्डर एरर है इसका। ठीक है, उसके बाद सिम्पसन्स 3/8 रूल है, इसमें हम एन को क्या पुट करेंगे, एन को 3 पुट करेंगे। एन को 3 पुट करेंगे जनरल क्वाड्रेचर फार्मूला में, तो ये बन जाएगा हमारे पास सिम्पसन्स 3/8 रूल। ठीक है, ये अगला मल्टीपल चॉइस हो गया। और जो सिम्पसन्स 3/8 रूल है ये भी फोर्थ ऑर्डर है। उसके बाद वेडल्स रूल के लिए हम एन को क्या पुट करेंगे, 6 पुट करेंगे। ठीक है, एन को 6 पुट करेंगे तो अब आपके पास वेडल्स रूल आ जाएगा ये। और इसका जो एरर है, एरर कितने डिग्री है, ये यहाँ पे इसने लिखा नहीं हुआ, अगर किसी को पता चल जाए तो वो बता सकता है। आप गूगल से देख सकते हैं कि ऑर्डर ऑफ एरर ऑफ वेडल्स रूल। ठीक है, तो ये इसमें से न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन में से आपने ये बातें याद रखनी है। लास्ट टाइम पेपर में आया था, ट्रेपेजोइडल रूल का एरर पूछा गया था कि उसका ऑर्डर क्या होता है। तो ट्रेपेजोइडल का तो ऑर्डर 2 होता है, और वेडल्स रूल का किसी ने सेंड किया जी ऑर्डर 6 है। तो ये आपने याद रखना है, क्योंकि ये मल्टीपल चॉइस में आ सकता है, क्योंकि सॉल्विंग तो आपको पेपर में आना नहीं। तो इसलिए जस्ट आपसे यही बातें पूछी जा सकती हैं, या एरर के बारे में पूछा जा सकता है, या फिर कि एन की वैल्यू क्या होगी कि ट्रेपेजोइडल रूल बन जाए। जनरल क्वाड्रेचर फार्मूला में एन को क्या पुट करेंगे कि वो सिम्पसन्स 1/3 बन जाए या 3/8 बन जाए। ठीक है, ये बातें आपने याद रखनी है। ये बहुत अच्छी बुक है। उसके बाद आ जाता है न्यूमेरिकल सॉल्यूशन ऑफ ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशंस चैप्टर 10। ये भी इम्पोर्टेंट चैप्टर है, इसमें से कुछ चीजें होगी तो हम देख लेते हैं कि वो कौन सी चीजें याद रखने वाली हैं। एक चीज आपने याद रखनी है कि ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन को न्यूमेरिकली आप सॉल्व कर सकते हैं टेलर सीरीज मेथड से। ठीक है, उसके बाद ये जो नोट लिखा होता है ना, इस नोट को आपने अच्छे तरीके से याद रखना होता है, इसी नोट में से मल्टीपल चॉइसेस बनते हैं। और आपको किसी इनिशियल कंडीशन की जरूरत होती है। देखें, आप कोई भी क्वेश्चन जब स्टार्ट करेंगे ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन का, तो साथ एक इनिशियल कंडीशन जरूर होगी। तो ये भी क्वेश्चन बन सकता है कि इन ऑर्डर टू सॉल्व an ordinary differential equation using a numerical method we must have an initial condition। ये इसका आंसर होगा। Without initial condition we cannot solve uh, ordinary differential equation by using any numerical method। So टेलर सीरीज मेथड में भी हमें ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन चाहिए, और इसमें हम टेलर सीरीज यूज कर रहे होते हैं बेसिकली। इसके बाद ऑयलर्स मेथड आ जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट मेथड है। ऑयलर्स मेथड की जो स्कीम है वो आपने याद रखनी है। ऑयलर्स मेथड की जो स्कीम है वो यहाँ पे लिखी हुई है। YR YN भी लिख सकते हैं, YI भी लिख सकते हैं। ठीक है, ये ऑयलर्स मेथड की स्कीम है। ये देखिए, ये लिखा हुआ है एन की फॉर्म में, YN इज इक्वल टू
yn-1 प्लस एच एफ ऑफ n-1 yn-1। ठीक है, ये स्कीम है। उसके बाद मॉडिफाइड ऑयलर्स मेथड से भी आप सॉल्व कर सकते हैं। सॉल्व नहीं करना, जस्ट आपने याद रखना है मेथड का नाम। और इम्प्रूव्ड ऑयलर मेथड भी होगा। ये प्रेडिक्टर करेक्टर मेथड करने की जरूरत नहीं है। एडम बैशफोर्ड और एडम मोल्टन भी मेथड होते हैं, लेकिन ये इसमें से कोई क्वेश्चन नहीं बनता। मतलब अभी मेरी नजर में कोई क्वेश्चन ऐसा नहीं बन रहा जो आपसे पूछा जा सके। हाँ जी, आर के मेथड जो है, आर के मेथड, ये इसमें से भी क्वेश्चन आ सकता है। आर के मेथड ऑफ ऑर्डर 1, ऑर्डर 2, ऑर्डर 3, ऑर्डर 4। तो आर के मेथड ऑफ ऑर्डर 4 जो है, फोर्थ ऑर्डर जो मेथड है, असल में आर के मेथड ऑफ ऑर्डर 4 को ही आर के मेथड, ठीक है। ऑर्डर 4 क्यों कह रहे होते हैं इसको? क्योंकि इसमें टोटल 4 पैरामीटर्स होते हैं, K1, K2, K3 और K4, इसलिए इसको हम आर के मेथड ऑफ ऑर्डर 4 कह रहे होते हैं। और इसका जो एरर है वो ऑर्डर 5 का है। ये H5 जो आपको नजर आ रहा है ना, आर के मेथड का जो ऑर्डर है वो H5 है। ये याद रखना है, मतलब फिफ्थ ऑर्डर एरर है। उसके बाद जो ये देखें, आइलर्स मेथड जो है, आइलर्स मेथड को आर के मेथड ऑफ फर्स्ट ऑर्डर भी कहते हैं। ठीक है, ये अगर आपसे पूछा जाए ना कि आर के मेथड ऑफ फर्स्ट ऑर्डर का दूसरा नाम क्या है, तो वो आइलर्स मेथड होगा। उसके बाद सेकंड ऑर्डर आर के मेथड को मॉडिफाइड ऑयलर मेथड भी कहते हैं। मॉडिफाइड ऑयलर, ठीक है, ये इसका दूसरा नाम है। मॉडिफाइड ऑयलर मेथड को आर के मेथड ऑफ सेकंड ऑर्डर भी कहते हैं। सेकंड ऑर्डर इसलिए क्योंकि इसमें दो पैरामीटर्स होते हैं, K1 एंड K। तो जो आंसर सेकंड ऑर्डर आर के मेथड से आएगा वही आंसर मॉडिफाइड ऑयलर मेथड का भी आएगा। ये बुक में सेंड कर दूंगा, आप टेंशन फ्री, ठीक है। उसके बाद जो थर्ड ऑर्डर मेथड है, थर्ड ऑर्डर मेथड का जो नाम है मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, उसको रोंगीज मेथड भी कहते हैं। ठीक है, रोंगीज मेथड इज आल्सो नोन एज आर के मेथड ऑफ ऑर्डर 3। यहाँ पे नहीं लिखा होगा, लेकिन ये मैंने आपको बता दिया, दूसरी बुक में मैंने पढ़ा था, इसलिए मैं चाह रहा था कि आपको बता दूं। और आर के मेथड ऑर्डर 4 को सिंपल आर के मेथड भी कहते हैं, मतलब सिंपली हम कह सकते हैं कि ये आर के मेथड। तो ऑर्डर 4 अगर सिर्फ आर के मेथड का जिक्र हो तो वो ऑर्डर 4 ही होता है, ठीक है। अगर ऑर्डर 3, ऑर्डर 2 और ऑर्डर 1 अगर चाहिए हो तो वो मेंशन करता है एग्जामिनर के ऑर्डर 1 या ऑर्डर 2 या ऑर्डर 3, लेकिन पीपीएससी में ये नहीं आएगा। जस्ट ये आ सकता है कि ऑर्डर 2 को दूसरा नाम क्या है, ऑर्डर 2 का दूसरा नाम क्या है, तो वो मॉडिफाइड ऑयलर्स है। और ऑर्डर 1 का दूसरा नाम क्या है, वो ऑयलर्स मेथड है, ठीक है। ये लीनियर इक्वेशंस वाला कल हमने कर लिया था, जिसमें एलयू डिकम्पोजिशन भी है और उसके अलावा गॉसिस एलिमिनेशन मेथड भी आ जाता है। ये जैकोबीज
आइटरेटिव मेथड और गॉस सीडल मेथड, ये भी मैंने कल जिक्र किया था कि जैकोबी आइटरेटिव मेथड में क्या होता है। आपसे सिंपल क्वेश्चन अगर कोई पूछ ले कि जैकोबी आइटरेटिव मेथड में और गॉस सीडल मेथड में क्या डिफरेंस है, तो आपने यही कहना है कि गॉस सीडल मेथड जो मोस्ट रिसेंट वैल्यूज है ना, अपडेटेड वैल्यूज, उनको यूज करता है, जबकि जैकोबी आइटरेटिव मेथड जो है वो प्रीवियस आइटरेशन की वैल्यूज को यूज करता है, वो मोस्ट अपडेटेड वैल्यूज को यूज नहीं करता जो जैकोबी। ठीक है, ये मोस्ट अपडेटेड वैल्यूज को यूज करता है जो गॉस सीडल। ये बहुत अच्छी बुक है, ये मैं आपको सेंड कर दूंगा। ठीक है, ये ट्रायंगुलराइजेशन मेथड, ये भी पेपर में आया था कि ट्रायंगुलराइजेशन मेथड और ये सारे फैक्टराइजेशन मेथड्स हैं। ये ट्रायंगुलराइजेशन मेथड जिसमें यूवी डिकम्पोजिशन है, ये एलयू डिकम्पोजिशन सॉरी, इसमें क्रोट्स मेथड आ जाता है। ये देखें ना, ट्रायंगुलराइजेशन को फैक्टराइजेशन भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि मैट्रिक्स ए को आप दो मैट्रिसेस में कन्वर्ट कर देते हैं। जैसे ये उसने लिखा है, इसको लिख के सॉल्व करेगा तो एल और यू फाइंड कर लेगा। क्राउड्स मेथड, डोलिटल मेथड, चोलेस्कीस मेथड, ये तीनों मेथड जो है ये एल यू डिकम्पोजिशन में आते हैं ट्रायंगुलराइजेशन में। जैसे ये देखें, क्राउड्स लिखा हुआ है, क्राउड्स मेथड भी फैक्टराइजेशन मेथड है। अगर आपसे पूछा जाए क्रैमर्स रूल फैक्टराइजेशन मेथड है, तो इसका आंसर होगा नो, क्रैमर्स रूल फैक्टराइजेशन मेथड नहीं है। ठीक है, मैं मजीद देख रहा हूँ और कोई चीज रहती तो नहीं है। कर्व फिटिंग ये करने की जरूरत नहीं है। कर्व फिटिंग ये पढ़ते हैं, ऑप्टिमाइजेशन वाले पढ़ते हैं या स्टैटिस्टिक्स वाले पढ़ते हैं। तो ये बहुत कम लोग हैं जो न्यूमेरिकल में ये कर्व फिटिंग वाले टॉपिक्स को स्टडी करते हैं, इसलिए कर्व फिटिंग को स्टडी करने की जरूरत नहीं है। उसके बाद आइगन वैल्यूज एंड आइगन वेक्टर्स आ जाते हैं। तो आइगन वैल्यूज लार्जेस्ट आइगन वैल्यू और स्मॉलेस्ट आइगन वैल्यू आप पावर मेथड से फाइंड कर सकते हैं। शायद यहाँ पे पावर मेथड हो, अगर आता है तो मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, तो मैं आपको दो चीजें यहाँ पे लिख देता हूँ। पावर मेथड को जब आप यूज करते हैं तो लार्जेस्ट आइगन वैल्यू के लिए, लार्जेस्ट आइगन वैल्यू के लिए, ठीक है, आप पावर मेथड यूज करेंगे मैट्रिक्स ए के साथ। ठीक है, और स्मॉलेस्ट आइगन वैल्यू के लिए, स्मॉलेस्ट आइगन वैल्यू के लिए आप पावर मेथड यूज करेंगे मैट्रिक्स ए इनवर्स के साथ। तो जब आप ए इनवर्स को यूज करेंगे तो स्मॉलेस्ट आइगन वैल्यू आएगी, और जब मैट्रिक्स ए को यूज करेंगे तो आपके पास लार्जेस्ट आइगन वैल्यू आएगी। ये दो मल्टीपल चॉइसेस है, ये भी आपने याद रखनी है। बाकी ये मेथड मेथड डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, कि बस आपको मैंने इन दोनों में फर्क बता दिया कि अगर लार्जेस्ट आइगन वैल्यू चाहिए हो तो वो पावर मेथड से फाइंड होगी, और उसके लिए मैट्रिक्स ए यूज होगी। अगर आपको स्मॉलेस्ट आइगन वैल्यू चाहिए हो, वो भी पावर मेथड से फाइंड होगी, लेकिन उसमें मैट्रिक्स ए इनवर्स यूज होगी। ठीक हो गया? पावर मेथड शायद इसी बुक में हो, अभी हम ये देखें पावर मेथड आ गया है। तो पावर मेथड में वो लार्जेस्ट आइगन वैल्यू यूज कर फाइंड कर रहा है, तो जिसमें वो मैट्रिक्स ए को एज इट इज यूज कर रहा है। ठीक है, जैसे ये सोल्यूशन देखें, एग्जांपल 1 जो है, इसमें लार्जेस्ट आइगन वैल्यू चाहिए, मैट्रिक्स ए एज इट इज यूज हो रही है। तो बाकी ये कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है, बार बार बता रहा हूँ। अगर आपको आइगन वैल्यू चाहिए स्मॉलेस्ट, तो उसके लिए क्या करेंगे, मैं अभी देखता हूँ।
यहाँ पे उसने वो मेंशन नहीं किया हुआ, लेकिन मैंने आपको बताया है, आप याद रखिएगा। रिग्रेशन एनालिसिस भी स्टैटिस्टिक्स वाले इसको स्टडी करते हैं। ये लीस्ट स्क्वेयर जो कोफिशिएंट, लीस्ट स्क्वेयर लाइन, रिग्रेशन लाइन और कोरिलेशन, ये सब कुछ स्टैट वाले स्टडी करते हैं। ठीक है, इसको पढ़ने की जरूरत नहीं है। मजीद मैं देख रहा हूँ अगर इस बुक में और कोई चीज हमें नजर आ जाए। सही है जी, बुक खत्म हो गई है ये वाली। चलो जी, कोई क्वेश्चन अगर किसी का हो तो वो पूछ सकता है, फिर मैं मीटिंग ऑफ कर रहा हूँ। हाँ जी, कोई क्वेश्चन हो किसी का? चले जी, फिर अल्लाह हाफिज।